नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर सोनीपत से है, जहां 134 ए के दूसरे ड्रॉ की तैयारी हो रही है। वहीं पहले ड्रॉ में 3 बच्चों का दाखिला सरकार ने अब तक नहीं करवाया है, जिसको लेकर अभिभावक संघ का कहना है कि आखिर क्यों सरकार और प्रशासन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं। या तो सरकार और प्रशासन सभी बच्चों का दाखिला कराए या स्पष्ट मना कर दे कि हम दाखिला नहीं करवा सकते, अन्यथा ये छात्र अभिभावक संघ का आंदोलन जारी रहेगा और यह आंदोलन और भी तीखा हो सकता है। तो सोनीपत से एक खबर, जहां पर 134 ए के तहत जहां बच्चों के एडमिशन होने थे वो नहीं हो पाए हैं। इसी बीच 134 ए के दूसरे ड्रॉ की तैयारी हो रही है और पहले ड्रॉ में उत्तीर्ण बच्चों का दाखिला अभी तक सरकार नहीं करवा पाई है। दूसरे यहाँ पर इसको लेकर अभिभावक संघ का कहना है कि आखिर क्यों सरकार और प्रशासन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं। या तो सरकार और प्रशासन सभी बच्चों का दाखिला कराए या स्पष्ट मना कर दे कि हम दाखिला नहीं करवा सकते हैं। और अगर इस पूरे मामले में हल नहीं निकला तो ये छात्र अभिभावक संघ का आंदोलन लगातार जारी रहेगा और यह आंदोलन और भी तीखा हो सकता है। तो 134 ए के दूसरे ड्रॉ की तैयारी शुरू हो गई है। तो वहीं पहले ड्रॉ में जिन बच्चों का नाम निकला था उनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। ऐसे में अभिभावकों में काफी गुस्सा है, काफी रोष शासन प्रशासन के खिलाफ और सरकार से अभिभावकों की मांग है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें और दाखिला बच्चों का हो ये जरूरी है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि सरकार ये साफ कर दे कि बच्चों का दाखिला कराना है या नहीं, या तो स्पष्ट मना कर दे हम दाखिला नहीं करवा सकते। और अभिभावक संघ का कहना है कि और अगर उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिलता है तो फिर वो आंदोलन करेंगे। एक 134 ए के तहत दूसरे ड्रॉ की तैयारी हो रही है। तो वहीं पहले ड्रॉ में जिन बच्चों का नाम निकला था उनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, जिससे कि अभिभावकों में काफी रोष शासन प्रशासन के खिलाफ। वहीं सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं लाइव। लाजपत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिन बच्चों के नाम पहले ड्रॉ में निकले थे उनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, तो वहीं दूसरे ड्रॉ की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल मोनिका, आपको लंबे समय से जो है 134 ए को लेकर एक विवाद खड़ा हो रहा है और उस विवाद को कहीं ना कहीं तूल दिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर 134 ए की जो धारा है जिसके तहत बच्चों को एडमिशन की एक जो प्रावधान है उसको लेकर बच्चों ने एडमिशन के पेपर दिए थे और बच्चों का नंबर आ चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं है, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन का जो बहाना है वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभिभावकों का कहीं ना कहीं गुस्सा है और ये गुस्सा काफी फूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और शिक्षा को कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है और शिक्षा को लेकर बच्चों का जो पतन हो रहा है वो कहीं ना कहीं काफी घातक है। ऐसे में बता दें कि जो बच्चे हैं जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई चली हुई है या जिन बच्चों को एडमिशन को लेकर काफी बड़ी दिक्कत है, इस बात को लेकर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल पाए। आपको बता दें, जब अभी तो स्कूल जो है कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो ये काफी बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देगी। जैसे आपको पता है कि कल का जो दिन था वो जो गाड़ियों के टायर की हवा निकाली गई थी, बीती रात जो दीवारों पे लिखा गया है, अब लगातार जो है इस जो आग को कहीं ना कहीं बड़ी ना हो जाए, इसलिए प्रशासन को आगे आना चाहिए ताकि लोगों के जो गुस्सा है उसकी सुनवाई हो और लगातार जो 134 ए की धारा है उसके तहत उन बच्चों को इंसाफ मिल पाए ताकि उन बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। लगातार जो है 134 ए का काफी बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल लाजपत, और यहाँ पर फॉर्मेट भी यही कहता है कि पहले जो चीजें हैं, पहले 1 नंबर आता है, फिर 2 नंबर आता है। ऐसे ही पहले जो पहले ड्रॉ में नाम आए हैं, कम से कम उन बच्चों को एडमिशन तो पहले मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, उनके एडमिशन भी अधर में लटके हुए हैं। इस बीच ये दूसरे ड्रॉ की तैयारी करना, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, आपको बता दें 134 एक धारा ऐसी है जो बच्चों को शिक्षा जो है वो मुफ्त दिलवाई जाती है। जो गरीब परिवार होते हैं उनके जो टेस्ट दिलवाए जाते हैं, जिन बच्चों के नंबर आ जाते हैं फिर उनको एडमिशन नहीं मिलता, तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी घातक की बात है। हमने प्राइवेट स्कूलों से बातचीत की थी कि इन बच्चों को जो है शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, तो जो टीचर है, जो स्कूल चालक है, उन्होंने साफ कहा कि सरकार को कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए ताकि जो बच्चों को शिक्षा है वो मुफ्त मिल पाए, क्योंकि जो फीस का जो है वो मामला काफी टाइट है। बिल्कुल। और इस बीच लाजपत, अगर हम बात करें अभिभावकों की, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीच का रास्ता कुछ निकलता हुआ भी नहीं सामने आ रहा है, ना ही शासन प्रशासन की तरफ से कोई क्लियरेंस हो पाया है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, हम स्कूलों को कह रहे हैं और वो एडमिशन देंगे बच्चों को, लेकिन स्कूल भी अपनी उनकी मनमानी है वो स्कूलों की तरफ से देखी जा रही है, वो भी बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल क्या अभी कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो 134 की धारा के तहत जो है काफी खींचातानी मिल रही है। स्कूलों को भी कुछ संयम और शांति रखनी चाहिए ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो, और लगातार सरकार को भी कुछ ना कुछ इस पर कदम उठाने चाहिए। जो प्रशासन है उसको भी कदम उठाने चाहिए ताकि बीच की जो खाई है वो बढ़े ना, और इसका संयम और शांति से इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब स्कूल खुलेंगे तो ये विवाद काफी बड़ा हो जाएगा, और इसका कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। आपको बता दें कि कोरोना का जो लॉकडाउन था उस टाइम भी हमने जो है कवरेज दिखाई थी, और डीसी जो सोनीपत है उनके सामने जो अभिभावक हैं वो लगातार अपनी गुहार रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अभिभावकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, ये विवाद काफी बड़ा होगा जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। आपको पता है कि कल जो गाड़ियों की हवा निकाली गई, बीती रात जो दीवारों पे लिखा गया, और लगातार जो विवाद बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका लाजपत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को इनेलो समर्थन देने जा रही है। वहीं इनेलो और जेजेपी की ट्विटर वॉर भी जग जाहिर है, जहां दोनों दलों के नेता एक दूसरे की पार्टी के विलय की बातें कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से बातचीत की। क्या कुछ कहा निशांत सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। चुनावों के मद्देनजर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह। सर, पंजाब में हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का दौरा रहा, किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरीके से, क्या अनुमान है आपका? देखिए, ये तो मतदाता बताएगा कि उसका मूड क्या है, वो किसको चुनना चाहता है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि अच्छे लोगों को चुना जाए जो प्रदेश का विकास करें, लेकिन हमारा सीधे तौर पे पंजाब के अंदर कुछ चुनावों का कोई मन नहीं है, ना हम वहाँ सीधे तौर पे कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। तो पड़ोसी स्टेट है तो उसकी बेहतरी बहबूदी की बात तो सोचता है व्यक्ति। सर, अगर बात करें इनेलो की, जो पेरेंटहुड पार्टी थी, एक तरह से कहा जा सकता है कि जसपा की पेरेंटहुड पार्टी थी, तो वो जो है अब श्रोमणी अकाली दल को जो है समर्थन देने जा रही है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तरह तरह की बातें। एसवाईएल का मुद्दा भी उठा, उसको लेकर भी बाकायदा जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उस दौरान जब एसवाईएल को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हरियाणा और पंजाब सरकार के दौरान लगते थे, तो अब वो किस तरह से जो है उसका समर्थन करने जा रहे हैं। तो क्या आगामी दिनों के अंदर जो है जसपा भी समर्थन देगी अकालियों को, या किस तरीके से कोई और जो है समीकरण देख रहे हैं आप? पहली तो बात कि हमारे से अकाली दल ने कोई समर्थन मांगा नहीं। अगर वो मांगेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं, वो इसके बारे में निर्णय लेंगे। और जहां तक इनेलो की बात है, अब इनेलो तो फार्ग है हरियाणा में, तो मात्र एक विधायक हैं जिनके पास 20-20 विधायक हुआ करते थे, तो वो फार्ग हैं, तो वो इस बात को लेकर के पंजाब में जा सकते हैं। बादल साहब की दोस्ती का कोई ना कोई सहारा हरियाणा में मिल सके।
इसके अलावा सर एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी काफी ज्यादा जो है बयानबाजी देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक तरफ एसवाईएल का पानी लेने के लिए काफी ज्यादा जो है बयानबाजी उस दौरान हुई जब बादल सरकार थी, और आज जो है वो उन्हीं का समर्थन करने जा रहे हैं पंजाब में। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अपने अपने जो प्रदेश के इंटरेस्ट हैं वो तो वॉच करता है, वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे। तो कभी अगर एसवाईएल के पानी की बात थी, वो हरियाणा का हक था, तो उसके लिए जो लड़ाई थी वो इनेलो ने लड़ी, हम सभी एक थे। आज इनेलो अलग हो चुकी है तो अलग बात है, लेकिन वो इंटरेस्ट तो हरियाणा का रहेगा बरकरार। वो तो हमारा हिस्सा बनता है, वो तो हम मांग करेंगे उनसे, फिर भी करेंगे। अब इनेलो का क्या इंटरेस्ट है? इनेलो तो उनके बीच में मर्सी हो रही है, ये मान के चलो, अकाली दल के साथ। और उसके पीछे एक ही बात हमें तो नजर आती है कि बादल साहब के इशारे से कहीं ना कहीं दोबारा से खड़े होने की एक प्रयास है। सर, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जिस तरह से ट्विटर वार जो है वो देखने को मिल रही है इनेलो और जजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच में, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही किसी एक पार्टी का जो है वो विलय हो जाएगा। इनेलो की तरफ से जजपा के विलय होने की बात कही जा रही है, तो वहीं जजपा की तरफ से इनेलो के विलय होने की बात की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक जननायक जनता पार्टी की बात है, वो अपने आप में एक सक्षम है, बहुत अच्छे हमारे ऊर्जावान नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी। और नई पार्टी को लोगों ने इतना प्यार दिया कि 17.5% वोट दिए, 10 विधायक दिए, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ 2 वजीर हैं प्रदेश के अंदर। तो जजपा का तो इस सवाल ही पैदा नहीं होता। खामखा अगर कोई ऐसा इशू क्रिएट करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये इनेलो पे तो फिट बैठता है कि जो 1-2 प्रतिशत वोट पे आ गई प्रदेश के अंदर, वो तो कहीं किसी में विलय करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन जननायक जनता पार्टी का तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, हाल ही में जिस तरीके से स्थानीय युवाओं को जो है 75% आरक्षण का एक्ट जो पास किया गया है, उसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां जो है वो सामने आ रही हैं। कांग्रेस की खेमे की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरह से काला कानून है। जिस तरीके से इसके ऊपर जो 10% की कैप लगाई गई है, इससे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं या कुछ ऐसे इलाके हैं, जिले हैं जहां पे रोजगार, खास तौर पर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो मुख्य रूप से वहां की हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाहर के प्रदेशों के युवा आकर के हरियाणा में नौकरी करते थे, तो ये सोच डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की थी, दुष्यंत चौटाला जी की थी। उन्होंने ये चुनाव पूर्व मैनिफेस्टो में ये बात रखी थी कि हरियाणा के युवा जो बेरोजगार हैं, सड़कों पे घूमते हैं, उनको रोजगार देने के लिए हम 75% नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर की वो रिजर्व करेंगे। और उन्होंने अपनी कही हुई बात को पूरा करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के दुष्यंत जी ने वो कानून बनवाया और उसको नोटिफाई करवाया, और आज उसकी वेबसाइट खुली है, नौजवान उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी, उनको रोजगार मिलेगा। अब बच्चों को रोजगार मिलेगा, अगर वो हमारी सरकार दे रही है तो कांग्रेस को तो पीड़ा होगी। सर, जिस तरीके से 30,000 तक की सैलरी का जो पैमाना सेट किया गया है, अगर देखा जाए तो बहुत से कोरोना काल के दौरान ऐसी जानकारी और ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही जिनकी सैलरी 50 से ऊपर की थी, वो भी आज के दौर में जो है वो 30,000 तक की नौकरियों में काम कर रहे हैं, जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं। किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा जो है आप देखते हैं इसका पूरा जो आरक्षण है, और साथ ही साथ जो अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, जो काफी लंबे अरसे से काम कर रहे थे, जिनकी तनख्वाह जो थी 50,000 से अधिक थी, लेकिन मौजूदा समय में कोरोना काल की वजह से हर सेक्टर पे जो है इसका प्रभाव पड़ा है, सैलरी डिडक्ट हुई है। किस तरीके से देखते हैं, किस हद तक, जैसे हम बात करते हैं एक देश एक पीएम एक संविधान, तो उसके अंतर्गत इस तरीके के अगर आरक्षण लेकर आते हैं तो कितना बेनिफिशियल देखते हैं जो नेबर हमारी स्टेट्स हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 30 वाली बात नहीं, यहाँ भी प्रावधान 50,000 रुपए तक का है। और नंबर 2, जो हरियाणा का डोमिसाइल है, वो चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, वो नौकरी करेगा। लेकिन अगर प्रदेश में सभी युवाओं को रोजगार मिल जाता है दूसरे प्रदेश की, तब सोची जाती है, किसी से कोई जाती नहीं। दुष्यंत जी ने तो अपने प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, पढ़ लिख करके सड़कों पे घूमते हैं, उनकी वेलफेयर की बात करना उनकी ड्यूटी है, और उन्होंने की और करके दिखाया है। तो मैं तो ये समझता हूं कि, और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं,
पहले से कई प्रदेशों में कानून बने हुए हैं भारत के अंदर, तो कोई मेरा ख्याल किसी से ना कुछ जाती है। ये हरियाणा की युवाओं के लिए अच्छी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको एक मौका दिया गया है कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें। मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा कि ये बहुत अच्छा मौका दिया है उनको, नौजवानों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह, जिन्होंने हर सवालों का काफी शालीनता से जवाब दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि 75% आरक्षण जो है वो प्रदेश के युवाओं के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा और इससे रोजगार के अवसर जो है वो और भी अधिक पैदा होंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।